हेलो एवरीवन, हाउ आर यू बच्चों। सो बच्चों जादू दिखाते हैं आज आपको। हैव यू सीन दिस? सभी बच्चे बोलेंगे ये क्या है? व्हाट इज दिस? BOWL। क्या बोलते हैं? बाउल? नो 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 नो, बॉल। परफेक्ट। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसा है मेरा बच्चा पार्टी? आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और बड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि टीजर देखा था हम लोगों ने कि आज हम बॉल से रिलेटेड बात करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने डिस्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एनालाइज किए थे और देखा था कि उस डिस्क पे एक ब्लॉक को रखने से फ्रिक्शन कैसे कैसे अपना रंग बदलता है, और वहाँ से एक कोटेशन हम लोगों ने निकाली थी कि फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है। फ्रिक्शन बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता होता है कब उसको टेंजेंशियल लगना है, कब उसको रेडियल लगना है, कब उसको दोनों जगह लगना है। सिमिलरली इन दिस सेम फैशन आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। नॉट इवन फॉर बॉल प्रॉब्लम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे टू डे लाइफ में फिजिक्स में कहाँ कैसे ज़रूरत की चीज़ें बनाई जाती है। कुछ के बेसिक लॉज हमें, कुछ के रूल्स हमें, कुछ का कॉन्सेप्ट हमें पता होता है, कुछ में हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि जो ये फ्लाई ओवर बनाए जाते हैं ये इसी शेप के क्यों बनाए जाते हैं? ऐसे भी तो फ्लाई ओवर बना सकते हैं ना, ऐसे ऐसे क्यों बनाए जाते हैं? सोचा है कभी? नहीं सोचा तो आज इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। तो गाइस अब हम डिस्कस करने वाले हैं बॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम। आर यू गाइस रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये एक बॉल है बच्चों, ठीक है ना। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया, अभी ये पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, और हमसे पूछा गया कि हम है ना इसको घुमा सकते हैं विथ सम एंगुलर वेलोसिटी। मे बी कांस्टेंट, मे बी वेरिएबल, वो डिपेंड करेगा कि हम कैसी सिचुएशन से इसको डील करते हैं। अभी हमसे बोला गया कि मैं अगर इसको घुमाऊं विथ सम ओमेगा तो इसका एक रेडियस भी होगा, है ना। ये देखिए, ये एक सर्कुलर पार्ट है इसका एक रेडियस भी होने वाला है आर, और जैसे जैसे हम नीचे डेप्थ में चलते चले जाएंगे रेडियस चेंज होता चला जाएगा, पक्की बात। अब उन्होंने बोला कि इसके सरफेस में हम लोगों ने कोई भी एक ब्लॉक को रख दिया है और ये मूव कर रहा है विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। और ये ऐसे मूव कर रहा है कि जो ये ब्लॉक इसमें रखा गया है ना वो स्लिप ना करे। तो हमसे वही पूछा गया कि वो ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि इसमें जो ब्लॉक रखा हुआ है वो स्लिप ना करे। और पहली कंडीशन, बहुत बेसिक कंडीशन दे दी है कि देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड दिस बॉल। तो हमसे बोला गया कि उस ब्लॉक और बॉल के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। देखना बच्चों कैसे बोला गया। तो बच्चों हमको बोला गया है कि दिस इज अ बाउल हैविंग रेडियस आर, ठीक है ना। ये इसका डायग्राम बना दिया हम लोगों ने, और यहां पर वो ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m। परफेक्ट। और ये जिस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है उससे ये ब्लॉक थीटा एंगल पर रखा हुआ है। इस एक्सिस के अलोंग ये घूम रहा है ओमेगा से, और ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है बच्चों। हमसे बोला गया है कि ये बॉल पे जो ये ब्लॉक रखा हुआ है ये स्लिप ना करे, तो वो कितने ओमेगा से हम घुमाए, हमें वही ओमेगा कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, अब मैं इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, बॉल और ब्लॉक का। ये कंडीशन आपको समझ में आ जाएगी। यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन देने वाला है बॉल ब्लॉक को, ब्लॉक का मास mg नीचे लगने वाला है बच्चों। अब फ्रिक्शन है नहीं तो म्यू की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन जब ये बॉल घूम रहा होगा, तो जो ये ब्लॉक है ये सर्कुलर मोशन तो करेगा, तो इसका सर्कुलर मोशन ए वाले के इस वाले पाथ के अलोंग होने वाला है, इस वाले पाथ के अलोंग। ध्यान रखना बच्चों। अब इस वाले पाथ का रेडियस कुछ अलग होगा, उसको मैंने स्मॉल आर बोल दिया। ऊपर वाले का रेडियस कैपिटल आर। दैट्स वाई हम लोगों ने वो 3 पॉइंट्स तो स्पेसिफाई किए थे कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है सर्कल कौन सा है, क्योंकि उस सर्कल के अलोंग ही हमें रेडियस चाहिए होगा और उसके रेडियली आउटवर्ड ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने वाला है। यानी अगर हम बात करें बच्चों तो इसके बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने वाला हाउ मच? m
रेडियस आर ओमेगा स्क्वायर। लो जी, बात समझ में आई? क्योंकि मोस्टली बच्चा क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन ये रहा तो बच्चा ये सोचता है कि इधर लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। नहीं रे नहीं बच्चों। सेकेंडली जो सबसे डाउटफुल वाले केस क्या होते हैं कि कैपिटल आर लिखे या स्मॉल आर लिखे, तो आपको क्या करना है, जिस सर्कल में घूम रहा है ना उसका रेडियस चाहिए हमें, तो वो रेडियस तो ये है स्मॉल आर। हाँ, अब ये थीटा है, ये रेडियस आर है, तो मैं आर को, इस स्मॉल आर को कैपिटल आर की टर्म्स में लिख सकता हूं। तो ये कौन सा कंपोनेंट बन गया बच्चों, ये बन गया हमारे पास आर साइन थीटा, यानी रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसमें वो ब्लॉक मूव कर रहा होगा, सर्कल में घूम रहा होगा, उसका रेडियस है आर साइन थीटा। चलिए, अब हमसे बोला गया है बच्चों कि ओमेगा कांस्टेंट है। अब जैसे ही ओमेगा कांस्टेंट आया, हमारे दिमाग में बहुत सारी सिचुएशंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई कि ओमेगा कांस्टेंट है तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू 0 है, तो एटी भी 0 है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं है बच्चों, तो केवल और केवल कैसी है, रेडियल एक्सेलेरेशन। अच्छा, अब बात ये आई कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा, तो ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है तो हमें समझ में आ गया, इधर तो एम आर ओमेगा स्क्वायर लग रहा है बच्चों, ये अपने इससे अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन से थीटा एंगल घुमा रहा था, ठीक है ना, थीटा एंगल। तो अगर मैं इसको, देखना ध्यान से, नॉर्मल प्रोवाइड करेगा ना बेटे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर देते हैं, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, और एन का ये वाला कंपोनेंट कितना बच्चों, एन कोस थीटा, और ये वाला कौन सा बच्चों, एन साइन थीटा। अब जो कि 80 0 है बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0 है, तो एफ नेट ऑन दिस ब्लॉक शुड बी 0। एफ नेट 0 का मतलब क्या हुआ है कि इस पे टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो है नहीं, और रेडियल एक्सेलेरेशन को सोल्व करने का सेकंड स्टेप देखिए क्या करते थे वो, कि रेडियल एक्सेलेरेशन में सूडो के कॉन्सेप्ट से एफ नेट 0 होना चाहिए, इसमें तो एफ नेट 0 होगा ही होगा। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है नहीं, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एफ नेट 0, यानी पूरे सिस्टम पे एफ नेट 0 होना चाहिए। चलो जी, अब लगाओ, एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू, अब देखिए हॉरिजॉन्टल वाले रेडियल वाले फोर्स को इक्वेट कर दीजिए, एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर एन कोस थीटा, नीचे एम जी, एन कोस थीटा, दिस इज इक्वल टू एम इंटू जी। बच्चों दोनों को डिवाइड कर देते हैं अगर हम, तो एन एन विल कैंसिल आउट। ध्यान से सुनना बच्चों, साइन थीटा बाय कोस थीटा, दिस इज इक्वल टू एम एम विल कैंसिल आउट, आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। लेकिन बच्चों आर की वैल्यू को क्या लिखूंगा मैं, आर साइन थीटा, तो आर की वैल्यू को साइन थीटा कोस थीटा आर साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर बाय जी। साइन थीटा विल कैंसिल आउट। हमें ओमेगा कैलकुलेट करना था, तो ओमेगा को यहीं पे रखो बच्चों, ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जी, ऊपर आ गया बच्चों जी बाय आर कोस थीटा का अंडर रूट। लो जी, ये वो ओमेगा आया जिस पे हमारी स्लिपिंग नहीं होने वाली है, यानी इससे ज़्यादा हम लोगों ने कर दिया तो ये स्लिप होना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आई? सबसे पहले बेसिक कंडीशन है, इसलिए कह रहा हूँ, अगर ये कंडीशन समझ में आ गई तो हम इससे एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं। अब दोबारा सुन लीजिए एक बारी, हमसे बोला गया कि एक बॉल है, उस बॉल के अंदर एक ब्लॉक रखा गया है और उसको ऐसे घुमाया गया ओमेगा कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी से कि वो स्लिप ना करे। हमसे वही बोला गया कि वो फाइंड ओमेगा कीजिए, ओमेगा को फाइंड आउट कीजिए। अब हम लोगों ने अपना दिमाग लगाया, इनिशियल फ्रिक्शन भी नहीं है, तो यहाँ पर कौन प्रोवाइड करने वाला है भैया सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम लोगों को पता लगा नॉर्मल, बॉल और ब्लॉक के बीच में जो भी नॉर्मल लगने वाला है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। फिर हम लोगों ने देखा कि ब्लॉक तो ये वाले सर्कल में घूमेगा, तो इसका रेडियस चाहिए हमें, ठीक है, तो इसी के रेडियली आउटवर्ड हमारा सूडो फोर्स लगने वाला है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये भी हमें समझ में आ गया। फिर हमने क्या देखा कि जब वो ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, अल्फा की वैल्यू 0 है, एटी की वैल्यू भी 0 है। अब वो 3 स्टेप्स हमारे दिमाग में बैठ जाने चाहिए कि सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, एक तो रेडियली
और एक टेंजेंशियली। रेडियली को सूडो के कॉन्सेप्ट में यूज करो और टेंजेंशियली को नॉर्मली ग्राउंड रेफरेंस में सोल्व कर लीजिए। तो जब हम लोगों ने सूडो लगाया, यहाँ पे प्रोवाइडर कौन था, एन, तो एन के ही दो कंपोनेंट किए, एन कोस थीटा और एन साइन थीटा। एन साइन थीटा तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि इसी ब्लॉक के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ब्लॉक का एक्सेलेरेशन तो 0 है बच्चों, ठीक है ना। एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये तो समझ में आ गया सर हमारे लिए। और एन कोस थीटा किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। दोनों के इक्वेशन को इक्वेट किया, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आए। यानी अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ओमेगा कितना होना चाहिए, नो स्लिपिंग के लिए अंडर रूट जी बाय आर कोस थीटा, जी बाय आर कोस थीटा। अब क्वेश्चन समझिए जो कि हमारा एडवांस लेवल पे जाता है। वो बोला गया है कि इस कंडीशन पे फ्रिक्शन नहीं है तो हमारा ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा। अब हमने बोला कि चलो मान लेते कि अब ब्लॉक और बॉल के बीच में फ्रिक्शन भी आ गया, तो होगा क्या। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं इस बॉल को तेज स्पीड कर दूं, यानी इससे भी ज्यादा कर दूं, इससे भी तेज बढ़ा दूं, तो जो बॉल रखा होगा वो सोचो किधर जाएगा, अब वो हिलना तो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन थी हमारे पास। ये कंडीशन पे क्या करेगा, वो स्लिपिंग नहीं होगा। लेकिन अब फ्रिक्शन भी आ गया, और फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन का तो बेसिक काम है बच्चों, उन दो दोस्तों को रोकने की कोशिश करता है कि भैया साथ रहो, साथ घूमो, साथ चलो। हाँ, जब उसके बस के बाहर, जब उसके हाथ में बात नहीं रहती तो वो छोड़ देता है कि भैया अब ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू थी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। सोचो जो ब्लॉक है, अगर मैंने और तेज स्पीड कर दी, घुमाया और तेज घुमाया और तेज घुमाया, तो जो ब्लॉक है ना वो बच्चे किधर आने की कोशिश करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर आने की कोशिश करेगा। ध्यान रखना, यानी इससे स्पीड से भी ज्यादा ओमेगा मैंने बढ़ा दिया, तेज बढ़ाया, तो जो ब्लॉक है ना वो ऊपर की डायरेक्शन में आना स्टार्ट करेगा, ऊपर। और इससे कम कर दिया तो वो नीचे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन फ्रिक्शन आ गया, क्योंकि बोला गया कि अब इनके बीच में फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ना वो उसको ऊपर जाने देना चाहेगा, ना वो उसको नीचे जाने देना चाहेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उस ओमेगा की क्या रेंज होनी चाहिए, मैक्सिमम ओमेगा कितना होना चाहिए और मिनिमम ओमेगा कितना होना चाहिए कि जो वो ब्लॉक है वो स्लिप ना करे। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, दोबारा सुन लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इस ओमेगा पे हमें समझ में आ गया ये ब्लॉक यहीं पे रहने वाला है, चाहे वो कितनी देर भी घूमता रहे। लेकिन अगर इससे मान लो ये स्पीड है बच्चों 6 रेडियन पर सेकंड, मान लेते ये 6 रेडियन पर सेकंड आई, लेकिन 6 रेडियन पर सेकंड से अगर मैं ज्यादा करूंगा तो क्या होगा, वो स्लिपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी आ गया है, फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो चुका है। तो अगर मैं 6 रेडियन पर सेकंड से 8 रेडियन, 10 रेडियन, 12 रेडियन, 18 रेडियन करना चाहूं तो क्या होगा, कुछ स्पीड तक तो ये रहेगा साथ, 6 से हो सकता है 8 पर भी रहे, 10 पे भी रहे, हो सकता है 12 के बाद ये ऊपर जाना स्टार्ट करे। तो 12 वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ना, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होगी, है ना। तो और 12 के बाद वो क्या आ जाएगा, अगर स्पीड बहुत बढ़ाएंगे तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब उल्टा करो, अगर स्पीड रिड्यूस करेंगे तो ये धीरे 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 नीचे आने की कोशिश करेगा। अब सोचो, मान लो 6 रेडियन पर सेकंड पे ये यहाँ था, 5 कर दिया तो भी रुका, 4 कर दिया तो भी रुका, 3 कर दिया और वो नीचे आने लगा। तो रेंज कहाँ से कहाँ होगी बच्चों, 3 से लेके 12 तक, यानी 3 और 12 के बीच में कितनी भी स्पीड रखे हम, ये नहीं स्लिप करने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है, फाइंड ओमेगा, ओमेगा की रेंज कैलकुलेट करो सच दैट ये वाला ब्लॉक इस बॉल से स्लिप ना करे। अब फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो गया है। चलिए एक बारी देख लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी रेस्ट ऑफ दी पार्ट को मैं रब कर रहा हूं। चलिए बच्चों, अब रेंज के बारे में बात करेंगे कि ओमेगा की रेंज कैसे कैलकुलेट करना है। हो सकता है एक पैटर्न मैं करूं, दूसरा आप डिट्टो वैसे ही करना, समझने की कोशिश करना बस। लेकिन अब फ्रिक्शन भी आ गया, अब इनके बीच में फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बच्चों, म्यू। अब देखो क्या होगा, ये ओमेगा हमें पता है इस ओमेगा पे नो स्लिपिंग है, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ाऊंगा तो कुछ देर तक तो वो रहेगा, लेकिन उसके बाद ये
हाँ, ये स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, ओमेगा को मैं बढ़ाऊंगा ना बच्चों, तो ध्यान रखना ये बढ़ते बढ़ते अगर बहुत तेज स्पीड हो गई तो ये ब्लॉक ऊपर जाना की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट करेगा। तो अब क्या होगा, इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन, इससे बड़ा हुआ G/R cos थीटा, इससे बड़ा हुआ, तो कुछ देर तक तो फ्रिक्शन इसको रोकेगा, और जब फ्रिक्शन अपनी हद तक चला जाएगा फिर वो भी हाथ खड़े कर देगा कि भैया अब मेरे बस के नहीं है, हमें वो हद निकालनी है, उसको बोलेंगे हम मैक्सिमम ओमेगा। आप देखिए कैसे करेंगे बच्चों, सेम वही कहानी मेरे प्यारे बच्चों। जैसे इससे बड़ा हुआ तो ये ब्लॉक किधर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। अब देखना, ये बाउल, ये हम लोगों ने ब्लॉक बनाया बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों इस पे, इधर N, इसका mg नीचे है बच्चों। अब ब्लॉक ऊपर जाएगा, ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। वेरी गुड, बस ये चीज ध्यान रखनी थी आपको बच्चों, फ्रिक्शन लगेगा नीचे F। बाउल जो है वो ऐसे अपना सर्कल कंप्लीट करने वाला है, तो सेंट्रीफ्यूगल किधर लगने वाला है, बाहर की डायरेक्शन में। हाउ मच, mr sin थीटा ओमेगा स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू हमने अभी अभी देखा थी r sin थीटा थी बच्चों। ध्यान रखना, बस स्टेप बाय स्टेप समझना, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। चलिए अब क्या करें सर, अब वही काम करते हैं बच्चों। देखो, एक ये हमारे पास एक्सिस हो गई, एक हमारे पास ये एक्सिस हो गई, परपेंडिकुलर है बच्चों दोनों, तो इसको मैं एक एक्सिस ये x मान लेता हूँ, ये y एक्सिस मान लेता हूँ, क्योंकि x और y मेरे हाथ में है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है। अब क्या करो, फोर्सेस को एनालाइज कर लो, बस फोर्सेस को एनालाइज करो। तो देखो ध्यान से, ये थीटा था, ठीक है ना, ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। चलिए अब ध्यान से सुनना, mg के दो कंपोनेंट करो, इधर कितना आ जाएगा बच्चों, mg cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा, mg sin थीटा। चलिए अब mr sin थीटा ओमेगा स्क्वायर के भी दो कंपोनेंट कीजिए। ध्यान से देखना बच्चों, ये थीटा है तो इसमें mr sin थीटा ओमेगा स्क्वायर, और इसका कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा बच्चों, cos थीटा। यानी अगर मैं इस वाली वैल्यू को x मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, x cos थीटा, और x की वैल्यू ये sin थीटा mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अलोंग इधर कितना आ जाएगा, x sin थीटा, और x की वैल्यू कितनी है, mr sin थीटा ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा। समझ में आ गया बच्चों, पक्का। अब ओमेगा की मैक्सिमम बट कांस्टेंट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, बट वो रहेगी कांस्टेंट। समझ में आ गया, यानी वो 12 रेडियन पर सेकंड मान लो मैक्सिमम है, तो वो 12 रेडियन पर सेकंड से ही घूमना चाहिए, तो वो ओमेगा की कांस्टेंट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए अब देखिए, बात समझ में आ गई बच्चों, निकालिए। अब इस n इधर है, इसके नीचे देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, mg cos थीटा, mr sin स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर, तो इनको इक्वेट कर दीजिए। n दिस इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mr sin स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर। लो जी, ये तो आ गई नॉर्मल। अब इसके अलोंग देखिए, f प्लस एम जी साइन थीटा, f प्लस एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू एम आर साइन थीटा कोस थीटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहां से f की वैल्यू निकालो, f दिस इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। लो जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे ये क्या है, ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन और नो स्लिपिंग कंडीशन। अब हम लोगों ने कल के लेक्चर में सारा डिस्कशन इसी पे किया था। नो स्लिपिंग कंडीशन क्या है, ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है,
और उसको अगर स्लिप नहीं करना तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, म्यू इंटू एन। तो एफ मैक्स कितना है बच्चों, एफ मैक्स है बच्चों म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू यहां पर कितनी है, ये रही एन की वैल्यू। यानी फॉर नो स्लिपिंग एफ आर जो रिक्वायर्ड है, एफ आर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एफ मैक्स। चलिए जी रख लेते हैं अब। तो भैया आप स्टार्ट करो, एफ आर की वैल्यू देखना ध्यान से, एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू एफ मैक्स कितना, म्यू इंटू एन, म्यू एन की वैल्यू ये पुट करो, साथ के साथ मल्टीप्लाई करते चलना बच्चों, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एम आर, या ऊपर लिख देता हूं मैं, एम आर साइन स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर। चलिए म्यू एम आर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना बच्चों, ओमेगा स्क्वायर। चलिए अब देखिए पूरी इक्वेशन में से m विल कैंसिल आउट। अच्छा एक काम करते, इधर भी ओमेगा स्क्वायर है उधर भी ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर की टर्म्स को इधर ले आते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस म्यू आर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल्स टू, अब ये जी साइन थीटा इधर जाके प्लस हो जाएगा बच्चों, म्यू जी कोस थीटा प्लस जी साइन थीटा, लो जी साइन थीटा। बोलो यहां से समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं बच्चों, आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां पे क्या बचा बच्चों, कॉस थीटा बचा माइनस म्यू बचा और साइन थीटा बचा, ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू बच्चों, इधर देखिए जी कॉमन आ रहा है, बस जी ले लो बाहर, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, लीजिए ये इक्वेशन आ गई। अब यहां से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को रख के बाकी सबको उधर लेके चला जाऊं तो ध्यान से देखना क्या बना, ओमेगा स्क्वायर को मैं इधर रखूं, साइन थीटा कोस थीटा माइनस सब नीचे डिवीजन में चला जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू उधर क्या बच्चों, जी म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, देखना ध्यान से, आर भी नीचे आ जाएगा बच्चों डिवीजन में, साइन थीटा भी नीचे आ जाएगा बच्चों डिवीजन में, और ये कितना आ जाएगा, कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ओमेगा निकालना है बच्चों, तो इसको अंडर रूट ले लो जी, ये ओमेगा मैक्सिमम आ गया, यानी ओमेगा मैक्सिमम इस वैल्यू के बराबर या इससे कम होगा तो स्लिपिंग नहीं होने वाली, लेकिन इसको एक्सीड कर गया तो वो पक्का स्लिपिंग करते करते ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा। ये था हमारे पास ओमेगा मैक्सिमम निकालने का तरीका। अब बताइए ओमेगा मिनिमम में क्या हो जाएगा, सोचो एक बार, सर ओमेगा मिनिमम में अगर उससे कम करेंगे ना तो वो नीचे आना स्टार्ट करेगा, उसके टेंडेंसी रहेगी नीचे आने की, तो जो ये फ्रिक्शन पहले में ऊपर जाने वाले को नीचे रोक रहा था, अब वो नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन किधर हो जाएगा, फ्रिक्शन पलटी मार लेगा, ऊपर लग जाएगा। देखिए समझने की कोशिश करना, बिल्कुल डिट्टो सेम स्टेप्स है, बस कुछ प्लस माइनस की गड़बड़ होने वाली है, वो देखो ध्यान से, ये वही बाउल, ये वही ब्लॉक जिसका मास m, इधर लगेगा नॉर्मल, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से थीटा एंगल, ये ऐसे घूमेगा बच्चों, जिसका ये सर्कल का रेडियस बना स्मॉल r की वैल्यू वही r साइन थीटा, तो सेंट्रीफ्यूगल अभी भी बाहर लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, नीचे लगेगा mg, लेकिन अब क्या होगा बच्चों,
अब ये नीचे टेंजेंशियली नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर ओमेगा मिनिमम से कम हुआ तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों, ऊपर की डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, फिर वही इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, फिर वही कंपोनेंट कर दो। दोबारा देखो, ये थीटा तो ये भी थीटा, यानी एम जी कोस थीटा इधर चला गया, तो ये कितना बच्चों 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बच्चों थीटा। फिर वही एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा ऊपर और एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा नीचे। ध्यान से देखो, नॉर्मल में कोई चीज नहीं आएगा। नॉर्मल जो इस इक्वेशन में था वही इस इक्वेशन में नॉर्मल है, तो नॉर्मल की वैल्यू अभी भी कितनी आएगी बच्चों, नॉर्मल इज नथिंग बट एम जी कोस थीटा प्लस एम आर, आर की स्मॉल आर की वैल्यू को कैपिटल आर इंटू साइन थीटा, एम इंटू आर इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखो, एन में कोई भी चेंज नहीं आया, एन यहां पर भी वही था, वहां पर भी वही है। अब ध्यान से देखो, फ्रिक्शन में फ्रिक्शन क्या हो गया, एफ प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। इधर कौन हो गया, एम जी का ये कंपोनेंट, यानी एम जी साइन थीटा। बस चेंज किस में आया, फ्रिक्शन में। वो कितना आया, एफ आर एम जी साइन थीटा माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। यानी अब ये पहले आ जाएगा माइनस में, ये पीछे चला जाएगा। फिर कहानी वही, ये वही रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हो जाएगा। स्लिपिंग की कंडीशन क्या है, एफ आर शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स, नो स्लिपिंग कंडीशन। चलिए जी बोलो, अब यहां से निकाले बच्चों, दोबारा से एफ की वैल्यू निकालो। एफ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एम जी साइन थीटा माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। लो जी, ये हमारे पास आया बच्चों रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। ये क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। और एफ मैक्स कितना है बच्चों, एफ मैक्स भी वही है सर, म्यू इंटू एन। और उस केस में और इस केस में एन की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया। तो अब कंडीशन वही कि अगर इसको स्लिप नहीं करना तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से छोटा होना चाहिए। तो यहां से जो ओमेगा निकलेगा वो ओमेगा मिनिमम निकलने वाला है ना, मिनिमम निकलने वाला है। तो रेंज क्या हो जाएगी बच्चों ओमेगा की, ओमेगा की रेंज ये हो गई बच्चों, ओमेगा मिनिमम से लेके ओमेगा मैक्सिमम, यानी मिनिमम के बराबर या उससे बड़ा, मैक्सिमम के बराबर या उससे कम। अगर ओमेगा की वैल्यू रही तो ये स्लिप नहीं करने वाला, उससे ज़्यादा हो गई, इससे कम हो गई, ज़्यादा हो गई तो वो ऊपर आ जाएगा, कम हो गई तो वो नीचे आ जाएगा। पहले ये बताइए, क्या यहाँ से ओमेगा मिनिमम आप कैलकुलेट कर सकते हो या करके दिखाऊं? डिट्टो सेम वैसे ही इक्वेशन है, सेम यही कन्वर्जन होगा, कुछ कॉमन आ जाएगा, कुछ माइनस चला जाएगा, डिवाइड करके अंडर रूट लेके आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर? दोबारा से समझ लीजिए, बॉल था, बॉल को घुमाया, उसके अंदर एक ब्लॉक रख दिया, बोला गया उसकी रेंज कितनी निकाले कि वो किसी उस रेंज के विदिन वो स्लिप ना करे। तो रेंज हमें देखनी है, रेंज हम लोगों ने फ्रिक्शन में भी पढ़ी थी कि एक मिनिमम वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। उस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कोई भी वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, तो ये स्लिप नहीं करने वाला। मैक्सिमम से ज़्यादा कर दिया तो भी ऊपर जाएगा, मिनिमम से कम कर दिया तो नीचे जाने वाला है। आई होप ये समझ में आया, पक्का? चलिए बच्चों, अब नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा अगर अभी तक का पूरा लेक्चर आपने बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से सीखा है तो। देखिए, ये कुछ ऐसी शेप में एक फ्लाईओवर है और देख के समझ में भी आ गया, हमारी डे टू डे लाइफ में जितने भी फ्लाईओवर बनते हैं सभी ये शेप के बनते हैं। क्यों बनते हैं, रीजन अभी समझ में आ जाएगा। ये वो सिंपली जो हमारी रोड्स होती है नॉर्मली जिस पे हम चलते हैं, और ये कुछ ऐसा, ये कभी देखा है क्या ऐसा कोई फ्लाईओवर? अगर कुछ बंदे ऋषिकेश गए हैं तो वहाँ पर वो लक्ष्मण झूला जो होता है ना, वो सेम इसी शेप का होता है, केबल वायर से बंधा हुआ है ना। अब देखना, ध्यान से सुनना, क्यों इसको प्रेफर किया जाता है, ऐसा क्यों फ्लाईओवर नहीं बनाया जाता, रीजन समझना। अब एक बार बताइए, मान लेते हैं कोई भी कार है जिसका मास m है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है बच्चों, कांस्टेंट स्पीड से।
तो ये एक सर्कल का ही पार्ट है बच्चे, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 है बच्चों, ठीक है ना, यानी केवल और केवल रेडियल एक्सेलरेशन लग रही होगी। अब रेडियल एक्सेलरेशन लग रही होगी तो ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर ये mg इसका वेट और उसके वेट ने नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड किया, नॉर्मल रिएक्शन, जो कि ये सर्कल घूमेगा, सर्कल, तो ये उसका रेडियस हो जाएगा बच्चों। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा वो रेडियली आउटवर्ड यानी ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। हाउ मच mv²/r, ये रेडियस मान लिया हम लोगों ने। समझ में आई सिचुएशन? बिल्कुल कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर रखना। सूडो फोर्स यानी गाड़ी में ही बैठ के चीजों को एनालाइज कर लो और उस पे नेट फोर्स 0 कर दो। अब यानी अगर यहां पे नेट फोर्स 0 करूं तो क्या हुआ, n प्लस mv²/r मस्ट बी इक्वल टू m इंटू जी, यानी n की वैल्यू देखो कितनी आ गई, mg माइनस mv²/r। इक्वेशन नंबर 1 ध्यान से सुनना, बिल्कुल बेसिक। फिर यहां से एक और डे टू डे लाइफ वाला एग्जांपल देंगे। ब्रेकर देखा होगा आपने, वो भी कुछ ऐसा ही बनता है। ओके, अब जब वो सिंपली चल रहा है, अभी भी v वेलोसिटी से ही चल रहा है, mg अभी भी नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा बच्चों। लेकिन याद करो एक स्ट्रेट लाइन का रेडियस क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन का रेडियस याद करो, अभी 2 फॉर्मूले लिखवाए थे फिजिक्स और मैथमेटिकल एनालिसिस। तो r टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर r टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/∞ यानी 1/∞ 0, तो इस पे n की वैल्यू mg के ही बराबर आई, ठीक है ना। अब इस पे देखिए, ये वही रेडियस है बच्चों हमारे पास r, इस पे अभी भी mg नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा। अब जो कि ये जा रहा होगा तो इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियस है बच्चों, सेंटर ये रहा, ये पॉइंट को अगर मैं सेंटर मानूं, ए वाले पॉइंट को अगर मैं सेंटर मानूं, तो वो रेडियली आउटवर्ड यानी नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mv²/r। फिर गाड़ी में बैठ के रेडियली फोर्सेस को एनालाइज करो और इक्वल टू 0 कर दो, नेट फोर्स 0, यानी यहां से n दिस इज इक्वल टू mg प्लस mv²/r। ध्यान से देखो प्लीज, पे अटेंशन बच्चों, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन देखो, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन देखो, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन देखो। यहां पे इस केस में नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली उसका वेट ऑफ द कार है, जो भी वेट ऑफ द बॉडी है ना, जो भी बॉडी मूव कर रही है एक्चुअली उसके वेट के बराबर है। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन उसके वेट से कम है, लेकिन यहां पर देखो नॉर्मल रिएक्शन उसके वेट से ज्यादा हो गई। तो पहला कंडीशन तो ये, क्यों ये शेप अलाउ नहीं करते, क्योंकि जो ग्राउंड पे या ग्राउंड गाड़ी जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन देने वाला है वो वेट से ज्यादा देने वाला है। पहली बात तो वेट से ज्यादा देने वाला है तो चांसेस है टूटने के, चांसेस है नहीं टूटने के, क्योंकि देखो नॉर्मल रिएक्शन जो देगा, गाड़ी जितना ग्राउंड को देगी उतना ही ग्राउंड गाड़ी को देने वाला है। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कम है, उसके अपने वेट से भी कम है। सेकेंडली नॉर्मल रिएक्शन v पे भी डिपेंड करता है। सोचो जितनी स्पीड से गाड़ी जाएगी mv²/r की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, mv²/r की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी तो n और कम होता चला जाएगा। दैट्स वाई हम ये वाली शेप को प्रेफर करते हैं। ये वाली शेप में सोचो mg ठीक है, n की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन गाड़ी बहुत तेज गई तो mv²/r की वैल्यू और बढ़ गई, और बढ़ेगी तो नॉर्मल रिएक्शन और बढ़ गया, नॉर्मल रिएक्शन और बढ़ गया तो ये और ज़्यादा टूटने के चांसेस है। अगर कोई बच्चा लक्ष्मण झूला पे गया ना ऋषिकेश, तो वो देखना ध्यान से, वहाँ पर हैवी व्हीकल्स को अलाउ नहीं करते। पहली बात बिल्कुल भी नहीं करने वाले, हैवी व्हीकल्स को भी नहीं बोलेंगे, और वहाँ पर स्पीड लिमिट भी है कि इससे ज़्यादा स्पीड में भी गाड़ी नहीं चला सकते। वो क्यों रीज़न है, वो रीज़न समझ में आ गया, क्योंकि अगर हैवी व्हीकल हो गए तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगी, और बहुत स्पीड में गया तो यानी mv²/r में v की वैल्यू और बढ़ गई और उसका स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन बहुत हैवी हो जाएगा, तो ब्रिज के टूटने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अच्छा, यहां पर देखिए एक चीज और दिखाता हूं, ये समझ में आया होगा आपको। सेकेंडली देखो, जब हम चलते हैं सड़क पे चलते हैं तो ये एक ब्रेकर आता है ऐसी शेप का। सोचो अगर ब्रेकर पे भी एक स्पीड होती है, आप कभी भी देखना डे टू डे लाइफ में खूब करके देखना, स्कूटी भी चलाते हो, बाइक भी चलाते हो, गाड़ी भी चलाते हो, ब्रेकर सामने आया तो हम लोगों ने ब्रेक लगाए, एक स्पीड, ऐसा नहीं कि गाड़ी रोक देते हम लोग,
एक स्पीड पे हम नॉर्मली ब्रेकर को पार करके चले जाते हैं। और कई आजकल के जो यंग जनरेशन के बच्चे होते हैं वो बहुत हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और जैसे ब्रेकर और ऐसे उछलते हैं ब्रेकर से। सोचो ये नॉर्मल रिएक्शन कब देगा ग्राउंड बच्चों? जब तक कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स है। अब जैसे ही मैंने ब्रेकर से लगाया और ब्रेकर से लगाया, बाइक उछल गई, यानी कांटेक्ट फोर्स जीरो हो गया। कांटेक्ट फोर्स जीरो हो गया। तो उस कंडीशन में अगर हम हवा में कूद गए, हवा में जंप करते हैं बहुत बच्चे, बहुत स्पीड से लेके जाते तो वो जंप कर जाते तो कांटेक्ट खत्म हो जाता है। कांटेक्ट खत्म हो जाता है तो एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एन की वैल्यू जीरो हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखो ध्यान से, एम जी दिस इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एम एम विल कैंसिल आउट, वी की वैल्यू देखिए बच्चों अंडर रूट जी आर। यानी अगर इस वैल्यू से ज्यादा हम लोगों ने वेलोसिटी चलाई, यानी गाड़ी चलाई, तो हम हवा में कूद जाएंगे, यानी हम कांटेक्ट फोर्स खत्म, देयर इज नो कांटेक्ट, और हम हवा में जंप कर देंगे। यानी अगर मुझे ब्रेकर का रेडियस समझ में आ गया ना, कितना रेडियस है बच्चों ब्रेकर का, तो जी की वैल्यू मुझे पता ही है, उसका रेडियस मुझे पता लग जाए तो मैं उसकी मैक्सिमम स्पीड निकाल सकता हूँ। उस स्पीड तक हम कांटेक्ट नहीं छोड़ने वाले, लेकिन उसको एक्सीड किया तो हम हवा में कूद जाने वाले। बोलिए जल्दी बताइए, क्या ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए? अच्छा, अब इनकी शेप के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में मिरर्स पढ़े थे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो जो ये वाला पार्ट होता है ना, जहां से यहां से रिफ्लेक्शन होती है, इसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो जब यहां पे गाड़ी चलेगी तो उसको बोलेंगे हम कॉनकेव ब्रिज। तो ये रहा कॉनकेव ब्रिज, दिस इज कॉनकेव ब्रिज। अब समझ में आ गया होगा। यहां पर कौन होता था? कॉन्वेक्स, तो दिस इज कॉन्वेक्स ब्रिज। कॉन्वेक्स ब्रिज। तो हमसे पूछा जाता है कि हम कॉन्वेक्स ब्रिज को क्यों प्रेफर करते हैं देन कॉनकेव ब्रिज। तो रीजन आपके पास समझ में आ गया। डे टू डे लाइफ में हम ब्रेकर वाले पार्ट को भी एनालाइज कर पाए। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम बहुत अच्छी प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले, बहुत अच्छी प्रॉब्लम को। और आपने देखा भी होगा कई बारी जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो कई जो रोड होती है ना वो ऐसी होती है, एक बारी ऊपर से नीचे ऐसे, देन ऊपर, है ना। और कई बारी जब हम बाइक पे होते तो हमें डर भी लगता है, बहुत तेज स्पीड से हम नीचे उतरते हैं फिर ऊपर, तो हमें जंप करने के चांसेस होते हैं कि हम फिसल ना जाए। उसी सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले बताइए, ये क्रिस्टल क्लियर है, एकदम दिमाग में बैठ गया है? कोई भी पूछेगा तो क्या आप आंसर देने में सक्षम होंगे? वरना पूछ लेना, भाई बताना ये शेप क्यों ऐसे बनी जाती है। पक्का? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनके बेसिस पे। चलिए बच्चों, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व्ड पाथ। अब साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व्ड पाथ में वही आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, है ना। अब हमसे क्या पूछा गया है कि ये v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस कांस्टेंट वेलोसिटी की भी मैक्सिमम वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है कि ये पूरे ट्रैक पर कहीं पर भी स्लिप ना करे। ध्यान से सुनना, फाइंड v मैक्सिमम, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलना चाहिए। मान लो ऐसा कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला, नहीं फिसला, 4 से चला तो भी नहीं फिसला, 8 से चला तो भी नहीं फिसला, 10 से चला तो भी नहीं फिसला, 11 से चला तो फिसल गया। यानी जो 10.5 है या 10.9999 है वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कि हम 10.99 से चलेंगे तो भी ये फिसलने वाला नहीं है। हाँ, 11 पे पहुंच जाएंगे तो स्लिप कर जाएगा। हमें v की वही मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन समझ में आया? पहली बात तो अब इन क्वेश्चन को समझने का, करने का क्या तरीका है, पहले सोचो तो सही कि कहां फिसल सकता है। अगर हम वो वाले पॉइंट को निकाल पाए कि जहां सबसे ज्यादा खतरा है फिसलने का, वो पॉइंट पता लग गया हमें, फिर उस पॉइंट पे पीएचडी करो कि यहां फिसलेगा या नहीं फिसलेगा। अगर उस पॉइंट पे नहीं फिसला जहां सबसे ज्यादा खतरा है तो फिर तो कहीं पे भी नहीं फिसलने वाला। बात समझ में आई ना। मान लो ABCDE में सबसे खतरनाक पॉइंट मान लो D है और हमें पता लग गया D सबसे खतरनाक पॉइंट है जहां पे फिसल सकता है, या E सबसे खतरनाक पॉइंट है, या C सबसे खतरनाक है, या B सबसे खतरनाक है। तो उस सबसे टिपिकल, सबसे क्रिटिकल पॉइंट को ढूंढो पहले तो। अगर वहां पर हम बच गए
तो फिर तो पूरे पाथ पर कहीं पर भी नहीं फिसलने वाले। अब बात यह है कि उस पॉइंट को कैसे ढूंढा जाए। बच्चों ध्यान से देखना, हम बेसिकली जो एनालिसिस करेंगे ना वो सी से बी से डी के बीच में करने वाले, क्योंकि बी से सी जैसा पाथ है वैसे ए से बी है, यानी अगर आगे भी होगा तो भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। सी से डी जैसा पाथ है वैसे ही डी से ई होने वाला है। बात समझ में आई? तो हमारा मेन क्वेश्चन जो घूमने वाला है वो बी सी डी के बीच में घूमने वाला है। चलिए बच्चों, तो हमने मान लेते यहां से थीटा दूरी ट्रेवल की और साइक्लिस्ट यहां पे पहुंचा किसी भी इंस्टेंट पर, तो इधर लगने वाला है नॉर्मल और mg लगेगा बच्चों परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इफ दिस इज थीटा देन दिस इज ऑल्सो थीटा। अब ध्यान से सुना बच्चों, ये वही आ गया आपके पास कॉन्वेक्स ब्रिज। तो बात क्या करेंगे, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में और कौन लगेगा, मान लो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है लेट्स से v, तो ऊपर और कौन लगने वाला है बच्चों, mv²/r। ये रेडियस मान लिया हमने अपने पाथ का। ठीक है, बहुत सुंदर। अब क्या हुआ बच्चों, फिर इस mg के दो कंपोनेंट करो, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg cos थीटा और एक इधर आ जाएगा बच्चों mg sin थीटा। ध्यान से सुनना बच्चों, प्रोसीजर वही बच्चों, सर्कल ये बनने वाला है। ठीक है ना, सर्कल के दो न्यूमेरिकल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेडियली एंड टेंजेंशियली, बट v कांस्टेंट है बच्चों हमारे पास। v कांस्टेंट है तो बच्चों ओमेगा भी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा की वैल्यू 0 यानी 80 की वैल्यू 0, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। और रेडियल डायरेक्शन को सोल्व करना हमें आता है, उसी गाड़ी पे बैठ जाते हैं बाय यूजिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम कॉन्सेप्ट। चलिए, तो अब देखिए रेडियली डायरेक्शन में हम बात करें तो रेडियल डायरेक्शन में क्या है बच्चों, n प्लस mv²/r दिस इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है ना बच्चों, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, mg cos थीटा माइनस mv²/r। लो जी, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास नॉर्मल की। ये कब बात करें बच्चों, जब हम B से C की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी B टू C की डायरेक्शन में। ठीक है ना, क्योंकि B टू C और C टू D के बाद ये अपने आप के पाथ को बिल्कुल रिट्रेस करने वाला है। जैसा ये होगा वैसा ये होगा, जैसा ये होगा वैसे ये वाला पाथ होने वाला है। तो हमें सबसे तीन पॉइंट्स के बीच में डिस्कशन रहेगा, B, C एंड D के बीच में। चलिए अब क्या करें, अब देखो एक बारी mg sin थीटा इसको नीचे ड्राइव कर रहा है, mg sin थीटा इसको ड्राइव कर रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये फ्रिक्शन लगेगा ये कैसा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक। अरे सर नो स्लिपिंग कंडीशन है तो ये तो स्टैटिक होने वाला है। तो ये समझ में आ गया कि फ्रिक्शन कैसा लगने वाला है बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब वो कितना होगा, सर नो स्लिपिंग कंडीशन है तो इनको तो टेंजेंशियली सोल्व कर दो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी f मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा, f must be equals to mg sin theta. This is required friction बच्चों। F max कितना हो सकता है बच्चों, F max की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। म्यू मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू ये रही बच्चों mg cos थीटा माइनस mv²/r। तो F max कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू इंटू mg cos थीटा माइनस mv²/r। बच्चों ध्यान से देखना, अब हम थोड़ा सा बेसिक एनालिसिस करते, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअली बात करने वाले। हमें निकालनी है कि v की कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, v कितना मैक्सिमम होना चाहिए कि स्लिपिंग ना हो, है ना। अब बात करें यहां से यहां जैसे ये मूव करेंगे बच्चों, क्या देख रहे हैं हम लोग, थीटा की वैल्यू यानी b से c की डायरेक्शन में आते आते थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी B टू C में अगर हम बात करें तो थीटा चेंज हो रहा है और वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे F मैक्स देखा हमने, F मैक्स में cos थीटा का फंक्शन आया है और F रिक्वायर्ड sin थीटा का फंक्शन आया। अब सुनना ध्यान से, अब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो हमें पता है sin 0 0 होता है और sin 90 1 होता है, यानी अगर थीटा की वैल्यू बढ़ी तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ने वाली है। ठीक है,
और cos 0 हमें पता है 1 होता है और cos 90 हमें पता है 0 होता है। यानी थीटा की वैल्यू को अगर हम बढ़ाएंगे तो cos थीटा की वैल्यू कम होती चली जाएगी। मैथमेटिकल है बच्चों, हम लोगों को समझ में आ गया इतना। अब ध्यान से देखिए इस वाले में, बी से सी में कहानी में देखिए कैसे ट्विस्ट आ रहा है। हमें पता है थीटा बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है, यानी थीटा इंक्रीज करेंगे तो एन को देखिए, एन किसका फंक्शन है, कोस थीटा का, और कोस थीटा क्या होगा, कम होगा, यानी थीटा बढ़ने से एन कम होगा। एन कम होगा तो बच्चों एफ मैक्सिमम, जो हमें मैक्सिमम फ्रिक्शन मिल सकता है वो खुद एन का फंक्शन है। एन कम हो रहा है तो एफ मैक्सिमम भी कम होगा। एफ रिक्वायर्ड किसका फंक्शन है, साइन थीटा का, और थीटा के बढ़ने से साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, यानी एफ आर इंक्रीज हो रहा होगा। आप कहानी में ट्विस्ट देखिए बच्चों, थीटा बढ़ रहा है, नो स्लिपिंग कंडीशन क्या होती है कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो एफ मैक्सिमम से कम या बराबर होना चाहिए। लेकिन कहानी देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं यानी टुवर्ड्स सी आ रहे हैं, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन तो कम होता जा रहा है और जो हमें चाहिए वो बढ़ता जा रहा है, यानी खतरा तो हो गया सर। भैया नो स्लिपिंग कंडीशन क्या है, नो स्लिपिंग कंडीशन क्या है बच्चों, वो तो ये कंडीशन है ना भैया कि सर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एफ मैक्स, मैक्सिमम से तो ज्यादा होने ही नहीं चाहिए किसी भी पॉइंट पर, नहीं तो फिसलेंगे जरूर। तो यहां पर क्या हुआ कि सर जैसे जैसे हम बी टू सी नीचे आ रहे, सी की तरफ आ रहे हैं, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है और मैक्सिमम फ्रिक्शन घटता जा रहा है, यानी हमें समझ में आ गया सर सी पॉइंट पर खतरा है, सी पे भी खतरा लगने लगा है हमें। चलिए अभी बी से सी पे हमें समझ में आ गया, यानी जो हमारा डेंजर है फिसलने का वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब बात करते हैं हम सी से डी की डायरेक्शन में। चलिए अब सी से डी के बारे में जब हम बात करेंगे बच्चों, सी से डी पे बात करते हैं, देखो ध्यान से। मान लो किसी भी इंस्टेंट पे साइक्लिस्ट यहां पे था, वही वेलोसिटी v बच्चों, इसका वही mg नीचे लगेगा बच्चों, और इसके रेस्पेक्ट में वही एंगल थीटा मान लिया बच्चों हम लोगों ने। तो ये नॉर्मल लगा बच्चों, इधर मतलब ऊपर लगेगा नॉर्मल, एक कर्व्ड पाथ नॉर्मल प्रोवाइड करेगा। इधर थीटा है बच्चों, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो mg cos थीटा इधर मिला बच्चों। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा, रेडियली आउटवर्ड, तो mv स्क्वायर बाय आर भी इधर ही लगने वाला है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू देखिए बच्चों, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना। फिर mg साइन थीटा क्या करेगा बच्चों, mg साइन थीटा इसको ड्राइव करेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बच्चों, पीछे लगेगा। कैसा लगेगा, स्टैटिक लगेगा। तो सी से डी की तरफ जब हम आएंगे तो एफ रिक्वायर्ड कितना है बच्चों, mg साइन थीटा। चलिए अब फिर दोबारा देखते हैं, जैसे जैसे हम डी की तरफ जा रहे हैं, एंगल देखिए थीटा की वैल्यू धीरे 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 कम होती जा रही है, यानी थीटा कम होता जा रहा है। थीटा कम होगा तो साइन थीटा की वैल्यू बच्चों कम होगी और कोस थीटा की वैल्यू बच्चों बढ़ेगी। अब n देखिए, n किसका फंक्शन है, कोस थीटा का, यानी n इंक्रीज करेगा। f रिक्वायर्ड, तो f मैक्सिमम भी बच्चों इंक्रीज करेगा, क्योंकि f मैक्सिमम क्या होता है, म्यू इंटू n, तो f मैक्सिमम भी इंक्रीज किया, और fr क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करने वाला है। fr क्या करेगा, डिक्रीज। यहां तो सर बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि होगा क्या, जैसे जैसे सी से डी की तरफ जा रहे हो, सी से डी की तरफ मैक्सिमम फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कम होता जा रहा है, यानी नो स्लिपिंग कंडीशन को वो सेटिस्फाइड करेगा हर पॉइंट पर। देखो पक्का, यानी यहां पर नो स्लिपिंग कंडीशन है, कंट्रोल में है कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कम है और मैक्सिमम फ्रिक्शन ज्यादा है, तो हम कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो यहां पर डेंजर डिक्रीज हो रहा है। तो डेंजर है कहां सर, बी से सी की तरफ,
यानी सी पॉइंट वो क्रिटिकल पॉइंट होगा जहां हम फिसल सकते हैं, जहां हम स्लिप कर सकते हैं। लेकिन भैया सी जो पॉइंट है ना वो बहुत डिप्लोमेटिक है। अब सी के दो केस बनेंगे कि जब मैं सी को अप्रोच कर रहा हूं यानी जस्ट बिफोर रीचिंग एट सी, या जस्ट आफ्टर सी, सी पहुंचने से जस्ट पहले खतरा है या सी के जस्ट बाद खतरा है। अब हमें उनके बारे में डील करना है। पहले ये बताइए क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों कि जो ये साइक्लिस्ट है इसकी कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए सच दैट ये स्लिप ना करे। तो हमने बोला कि वो क्रिटिकल पॉइंट देखो पूरे रास्ते पे कि कहाँ चांसेस है फिसलने के। अगर वो उस पॉइंट को बिना फिसले क्रॉस कर गया तो फिर तो पूरे रास्ते में वो बहुत बेफिक्र जाएगा मैक्सिमम स्पीड से। तो हमने देखा बी से सी, सी से डी, बाकी तो पूरा ये अपने आप को रिपीट करने वाला है पाथ। तो यहाँ से यहाँ एक पाथ को एनालिसिस किया हमने, फिर यहाँ से यहाँ पर देखा तो हमने देखा इन तीनों पॉइंट्स में सबसे क्रिटिकल पॉइंट सी आया। अब सी में भी दो केस बन गए, सी पे पहुंचने से पहले खतरा है या जस्ट पहुंचने के बाद खतरा है। अब उसको थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं और आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सी को एकदम एनालाइज बच्चों, अब हमें समझ में आ गया सी इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब हम बात करेंगे जस्ट बिफोर सी एंड जस्ट आफ्टर सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट बिफोर सी एंड जस्ट आफ्टर सी। मतलब जस्ट का मतलब बिल्कुल पहुंचने वाले और पहुंच के थोड़ा सा बिल्कुल पास। सी पे जस्ट पहुंचे और जस्ट बाहर निकले, बस दैट्स इट। अब हम बात करें, चलिए तो जस्ट बिफोर सी में मतलब ये वाला साइक्लिस्ट बिल्कुल सी को आ गया है, सी पर आ गया है। तो अब देखिए बी से सी वाला पाथ को ही बनाते हैं और ये एंगल हमने माना हुआ है बच्चों की दिस इज अल्फा, ठीक है। तो यहां पर वो साइक्लिस्ट है, नॉर्मल लगेगा बच्चों, ये mg लगेगा बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अल्फा है तो दिस इज ऑल्सो अल्फा, इसका एक कंपोनेंट आ गया बच्चों mg cos अल्फा, और नीचे लगने वाला है बच्चों mg sin अल्फा। फ्रिक्शन लगने वाला है बच्चों ऊपर की डायरेक्शन में, और सेंट्रीफ्यूगल भी बाहर लगेगा mv²/r। मान लेते इस टाइम पर इसके पास वेलोसिटी v है और यही v हमें कैलकुलेट करना है, और ये रेडियस है हमारे पास r। चलिए अब दोबारा से वही कहानी बच्चों, n की वैल्यू यहाँ से क्या आई बच्चों, n की वैल्यू आई बच्चों हमारे पास mg cos अल्फा माइनस mv²/r, mg cos अल्फा माइनस mv²/r, और f रिक्वायर्ड कितना है बच्चों हमारे पास mg sin अल्फा बच्चों, ठीक है ना। और f मैक्सिमम कितना होगा बच्चों म्यू इंटू एन। चलिए जी अब जस्ट आफ्टर सी देखते हैं। जस्ट आफ्टर सी में पाथ ये बना बच्चों हमारे पास, यानी साइक्लिस्ट यहां पर है, ठीक है ना। वही एंगल अभी भी अल्फा ही हो जाएगा बेटे, ये वही mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा बच्चों, नॉर्मल ये लगेगा बच्चों, नीचे आ जाएगा mg cos अल्फा, mg cos अल्फा ये अल्फा है, और नीचे mv²/r भी नीचे आएगा रेडियली आउटवर्ड। तो यहां से mg sin अल्फा रहा ड्राइविंग फोर्स और फ्रिक्शन लगेगा पीछे। चलिए सोल्व करने के वही तीनों स्टेप्स याद करने हैं बच्चों। रेडियली में नेट फोर्स 0 कर दो और उसको नॉर्मली सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से नॉर्मल कितना आया बच्चों mg cos ऑफ अल्फा प्लस mv²/r, और f रिक्वायर्ड कितना है बच्चों mg sin अल्फा, और f मैक्सिमम कितना है बच्चों म्यू इंटू n। यहां पर नॉर्मल n1 मान लेता हूं, यहां पे नॉर्मल n2 मान लेता हूं। चलिए थोड़ा बाइफर्केशन अलग अलग हो जाएगा, दैट्स व्हाई, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों केसेस को हम लोगों ने एनालाइज किया, जस्ट बिफोर सी एंड जस्ट आफ्टर सी। अब ध्यान से सुनिए, दोनों में देखिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन तो सेम है मेरे बच्चों, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन तो सेम, बिल्कुल सेम। अब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन सेम है तो अब ये चेक कर लो कि फ्रिक्शन किस में ज्यादा है, कौन से केस में ज्यादा है, और फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n।
तो फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। यहाँ पे देखिए एन mg cos अल्फा माइनस है, यहाँ पे mg cos अल्फा प्लस है, यानी ऑन एनालिसिस n2 इज ग्रेटर देन n1, n1 से बड़ा है n2, यानी f2 max इज ग्रेटर देन f1 max। अब खुद सोचो, दोनों में रिक्वायर्ड फ्रिक्शन सेम, एक का मैक्सिमम फ्रिक्शन दूसरे के मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा, तो खतरा कहाँ पर होगा सर? जहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन कम है, और कम कहाँ पर है? n1 कम है, तो खतरा कहाँ पर ज़्यादा मंडराया बच्चों? जस्ट बिफोर C। तो C पे पहुँचने से पहले खतरा है फिसलने का। अब C पर पहुँचने से पहले खतरा है, तो उसी वाले खतरे को रखते हुए V कैलकुलेट कर दो। तो ये आ गया बच्चों, एफ आर ये रहा, और एफ मैक्सिमम कितना? म्यू इंटू n1। और नो स्लिपिंग कंडीशन क्या है? नो स्लिपिंग कंडीशन क्या है बच्चों? नो स्लिपिंग कंडीशन क्या है बच्चों? कि एफ आर मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू एफ मैक्स। और यहां पे एफ मैक्स कितना हो जाएगा बच्चों? एफ मैक्स कितना हो जाएगा बच्चों? म्यू इंटू n1। और म्यू इंटू n1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? mg cos अल्फा माइनस mv स्क्वायर बाय आर। म्यू mg cos अल्फा माइनस म्यू mv स्क्वायर बाय आर। लो बच्चों, एफ आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? mg साइन अल्फा। लो जी, लो कर लो, mg साइन अल्फा should be less than equals to mu mg cos alpha minus mu mv square by r। m will cancel out। हमें v निकालना है, v को इधर लेके आ जाओ, g साइन अल्फा को इधर लेके आ जाओ, दोनों का अंडर रूट निकाल लेना, वो मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। उस मैक्सिमम स्पीड से अगर वो साइकिलिस्ट पूरे पाथ पे चलने वाला है तो कहीं पर भी फिसलने वाला नहीं है। लेकिन अगर उस स्पीड से ज़्यादा कर लिया तो A से B कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन B से C में जस्ट बिफोर C पहुंचने वाला होगा वो फिसल जाएगा। जल्दी बताइए, आज का लेक्चर प्योर एनालिसिस था, वो था जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों, कल का लेक्चर और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हम बात करेंगे सर्कुलर पाथ पर, कि कार को हमें घुमाना है। बाइकर्स जो होते थे वो मूव करते थे, कुछ बाइकर्स गिर जाते हैं, कुछ बाइकर्स गिरते नहीं हैं। क्यों नहीं गिरते? जो गिर जाते हैं उनको फिजिक्स नहीं आती, आपको तो फिजिक्स आएगी। दैट्स वाई आप अब किसी भी टर्न पे चलेंगे। कल वाला लेक्चर इज अगेन वेरी 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 इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो उसमें हमें और भी समझ में आने वाला है कि वाह यार, फिजिक्स तो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होती है। चलिए गाइस, थैंक यू, कीप मोटिवेटिंग अस, कीप वॉचिंग वीडियोस। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।